गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 29 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है, आखिरी तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए आप सभी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। 236 करोड़ की मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव इसकी शुरुआत की गई है त्रिपुरा राज्य में। 236 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। यहां पर देखिए क्वीन पाइनएप्पल की बात की गई है। ये त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है और त्रिपुरा का एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट भी है। 2015 में इसे जीआई टैग दिया जा चुका है क्वीन पाइनएप्पल को। तो अब क्वीन पाइनएप्पल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से मिशन क्वीन पाइनएप्पल की शुरुआत की गई है त्रिपुरा में। एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है। त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इसे शुरू किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीआई टैग्ड क्वीन पाइनएप्पल को इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करना, यह इस योजना का उद्देश्य है। 3 साल की अवधि के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है, 2026 से लेकर 2028 तक के लिए। और 3 साल में टोटल जो बजट रखा गया है वो 236 करोड़ रुपए रखा गया है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और त्रिपुरा के सीएम है वर्तमान में मानिक साहा, इसे नोट कीजिएगा। तो इन दोनों ने मिलकर इस योजना को लॉन्च किया है, मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव को त्रिपुरा राज्य में। क्वीन पाइनएप्पल की वैल्यू चेन डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट प्रमोशन के माध्यम से जो फार्मर्स हैं, ऐसे फार्मर्स जो कि ग्रीन पाइनएप्पल को उगाते हैं, इनका प्रोडक्शन करते हैं, इनकी इनकम को बढ़ावा देना और एक ब्रांड के रूप में क्वीन पाइनएप्पल को स्थापित करना वर्ल्ड में। यह उद्देश्य है मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव का, ठीक है ना। तो पोस्ट हार्वेस्ट इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, राज्य में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो अदर लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी उनको डेवलप किया जाएगा। क्यूआर बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डेवलप किया जाएगा। ऑल ओवर ग्रीन पाइनएप्पल को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किए जाने वाले हैं। तो 2015 में से जीआई टैग दिया जा चुका है और इसके अलावा 2018 में हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट घोषित किया था क्वीन पाइनएप्पल को। तो इसी के प्रोडक्शन से संबंधित योजना है क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव। बेंगलुरु में आयोजित 8th इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की भाला फेंक F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये हमारे जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ये है सुमित अंतिल। आंसर हो जाएगा आंसर ए। रिसेंटली हुआ क्या है ये समझो। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह है 8th इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। यहां पर भारत के पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में जेवलिन थ्रो की जो F64 कैटेगरी है, अब ये क्या होता है? तो देखिए, पैरा एथलेटिक्स में जो जेवलिन थ्रो होता है ना, उसमें कैटेगरी होती है F64 कैटेगरी। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे जो कि कृत्रिम पैरों के माध्यम से जो खिलाड़ी होते हैं, जिनके नॉर्मल पैर नहीं है, कृत्रिम पैर या आर्टिफिशियल लेग का जो यूज करते हैं, उनकी ये कैटेगरी होती है F64 कैटेगरी। तो उसमें सुमित अंतिल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने जेवलिन थ्रो में 74.82 मीटर थ्रो किया है जेवलिन थ्रो में। तो ये एक यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, इंडियन रिकॉर्ड नहीं है, नेशनल रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इन्हीं का एक पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड है 73.29 मीटर भाला फेंकने का, इसको ब्रेक किया है सुमित अंतिल ने। अब पैरा एथलेटिक्स में अगर आप कभी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि सुमित अंतिल ये बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक थे, जो कि 2021 में हुए थे कोविड के कारण, और 2024 के जो पेरिस ओलंपिक थे, इन दोनों में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं सुमित अंतिल पैरालंपिक में, ठीक है। और अब इन्होंने 74.82 मीटर का थ्रो करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 7 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2 बार।
तो F64 कैटेगरी आपको समझ में आ गई है। वो खिलाड़ी जो कि या तो सॉरी रनिंग ब्लेड का यूज करते हैं या फिर कृत्रिम लेग का यूज करते हैं, उनकी एक कैटेगरी होती है भाला फेंक में। और इसी कैटेगरी का जो सिल्वर है ना, वो भी इंडिया आया है, संदीप सारगार ने अपने नाम किया है। और राजस्थान के ही संदीप एक और खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी कैटेगरी में। तो ये तीनों खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने बात की है। इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में एक प्रमुख इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है, जहां पर पैरा एथलीट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार इसका आयोजन 26 मई से लेकर 28 मई तक किया गया और वेन्यू है कर्नाटका का बेंगलुरु। आगे चलेंगे। कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश बन गया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर? ठीक है, तो इंडिया को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर यह है कौन? तो यह है ताइवान, है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि इंडिया के शेयर मार्केट का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो यह ताइवान से वर्तमान में कम है। आपको पता है ताइवान का कितना है? यह है 4.95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और वहीं पर जब इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो ये 4.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ताइवान का हमसे ज्यादा है। तो हम अब छठे नंबर पर आ गए हैं। हमारा शेयर मार्केट कैप के आधार पर छठे नंबर पर है और ताइवान का आ गया है 5वें नंबर पर। अब ताइवान के शेयर मार्केट में ये बूस्ट किसके कारण है? तो आप सभी को पता है सेमीकंडक्टर हब है ताइवान, है ना। ग्लोबल डोमिनेंट सेमीकंडक्टर हब के रूप में ये जाना जाता है ताइवान का जो शेयर मार्केट है, जो ताइवान है वो। और एआई हार्डवेयर कंपनीज की मजबूत स्थिति के कारण पूरे वर्ल्ड में इसका शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है ताइवान का। ग्लोबल लेवल पर ताइवान को नॉर्मली सेमीकंडक्टर के लिए ही जाना जाता है। और यहाँ की जो कंपनीज है, जो स्टार्टअप है ना, ग्लोबली परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया का देखें तो आखिरी जो हमारी बड़ी उपलब्धि हमको देखने को मिलती है, एक बड़ा इनिशिएटिव, वो यूपीआई के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद स्टार्टअप के नाम पर हमारे पास ज़्यादा कुछ इंडिया में ऐसा रहा नहीं, काफ़ी सालों से तो एटलीस्ट नहीं है ऐसा कुछ। जोमेटो स्विगी ये बचते हैं उसके बाद हमारे पास। लेकिन एक इनोवेशन जिसमें हमारी कंपनियां ग्लोबली परफॉर्म करें, ग्लोबली जानी जाए, ऐसे अभी हमारे पास ऐसी कंपनीज देखने को नहीं मिलती है। ये मैं इंडिया को कोई भी नेगेटिव ऐसा नहीं है कि मैं नकारात्मक बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर जो सही है वो यही है कि यूपीआई के बाद हमारा कोई भी ऐसा ग्लोबल कोई भी एक स्टार्टअप बोल ले कंपनीज है जो कि ग्लोबल परफॉर्म करे या ग्लोबल लेवल पर जो पहचान बना रही हो, वो अभी तक हमको देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सबसे बड़ा रोल है। ये जो मेन कंपनी है ना ताइवान के शेयर मार्केट में जो रजिस्टर्ड है वो ये वाली है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको पता है ताइवान बेंचमार्क इंडेक्स में 42% हिस्सेदारी इस अकेली कंपनी की है और ये ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म कर रही है। तो ये कारण भी है कि ताइवान का शेयर मार्केट हमसे आगे है, 5वें नंबर पर आ गया है इंडिया को पीछे छोड़ते हुए। अगर हम टॉप शेयर मार्केट्स देखते हैं तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यूएसए का है। इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग। फिर नास्डैक, ये आता है यूएसए का ही शेयर मार्केट है, 30 से 31 ट्रिलियन। फिर शंघाई स्टॉक एक्सचेंज आता है चाइना का, 7 से 8 ट्रिलियन। फिर जापान एक्सचेंज ग्रुप 6 से 7 ट्रिलियन का है। फिर ताइवान का आ गया 4.95 ट्रिलियन और फिर इंडिया का छठे नंबर पर 4.92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो हम आ गए हैं छठे नंबर पर। ओके, तो समझ में आ गया इंडिया के शेयर मार्केट की अभी जो डिग्रेड जो हमको देखने को मिलता है वो इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि फॉरेन आउटफ्लो जो है वो बहुत ही कम है। लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज है, वो लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकालते जा रहे हैं। और उसके काफी कारण भी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है लेकिन फिर भी ऐसे बड़े इनोवेशन इंडिया में देखने को नहीं मिल रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी लगभग 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और अगर हम ताइवान से कंपेयर करते हैं तो ये ताइवान की 977 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हम लगभग
4 गुना से ज्यादा स्ट्रांग है ताइवान से, लेकिन शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करते हैं तो हम 6ठे नंबर पे और ताइवान का 5वें नंबर पर है। उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा बना है? उल्लास इनिशिएटिव के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया जाने वाला भारत का 5वां राज्य बना है, यह है पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम। उल्लास इनिशिएटिव ये भारत सरकार की एक योजना है, इसके बारे में कैजुअली हमको पता होना चाहिए। उल्लास इनिशिएटिव की बात करते हैं ना, तो ये 15 साल से ऊपर ऐसे लोग इंडिया में जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं या जिन्होंने स्कूलिंग नहीं की है ना, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, उनको लिटरेट बनाना, ये उद्देश्य उल्लास स्कीम का। तो रिसेंटली उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया 5वां राज्य बना है सिक्किम। इसमें कंडीशन है कि जो लिटरेसी है ना 15 साल के ऊपर के लोगों की, वो 95% से ज्यादा होनी चाहिए, तब फिर उसे फुल्ली लिटरेट माना जाएगा। 15 साल से ऊपर के लोगों को देखा जाएगा और जो लिटरेसी है 95% से ज्यादा होनी चाहिए। तो सिक्किम में जो लिटरेसी है ना 15 साल से ऊपर के लोगों की, वो 99.82% हो गई है। तो ये 5वां राज्य बना है। सबसे पहला राज्य था मिजोरम। मिजोरम 20 मई 2025 को पहला फुल्ली लिटरेट राज्य था उल्लास स्कीम के तहत, जिसकी 15 साल से ऊपर के लोगों में लिटरेसी 95% से ज्यादा थी। इसकी लिटरेसी 98.2% है मिजोरम की। पहला राज्य यही था और उसके बाद तो लगातार काफी राज्य जुड़े। मिजोरम के बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना। लेटेस्ट जो जुड़ा है वो कौन सा है? सिक्किम है। और पूर्वोत्तर के इसमें 3 राज्य हो जाते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। तो 5वां राज्य बन गया सिक्किम। ठीक है। उल्लास इनिशिएटिव 2022 में इसको शुरू किया गया था। 5 साल के लिए ये स्कीम आई थी। 2022 से 2027 तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शिक्षित करना, पढ़ाना, पढ़ा लिखा बनाना, लिटरेट करना उल्लास स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो ये बेसिक है, याद रखिएगा। ऐसे लोग जो फॉर्मल स्कूलिंग है उससे वंचित थे, अब उनको लिटरेट करना उल्लास स्कीम का मुख्य उद्देश्य। तो 5वां फुल्ली लिटरेट राज्य कौन? तो ये बना सिक्किम। आगे चलने से पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का स्थान क्या रहा? ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी। तो ये होता क्या है, पहले तो हम इसको समझे कि होता क्या है। देखिए क्या होता है, डेटा सेंटर कैपेसिटी की यहां पर बात की जा रही है। एआई डेटा हो गया, गूगल, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिसका भी डेटा है ना, उसको स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर का यूज किया जाता है। बहुत कंपनियां हैं वर्ल्ड में, उनके डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर का यूज किया जाता है। इसे कहा जाता है ऑपरेशनल डेटा सेंटर, जो कि अभी रनिंग है, जितना आपकी कैपेसिटी है। तो इसके मामले में जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसका दूसरा सबसे बड़ा देश बना है इंडिया, सेकंड नंबर पर है। तो ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में एशिया पैसिफिक रीजन में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले पर कौन? अंदाजा लगा लोगे, चाइना है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, कुशमैन एंड वॉकफील्ड नाम की एक कंपनी, आगे हम बात करेंगे। इसकी रिपोर्ट है ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया पैसिफिक रीजन में 1.6 गीगावाट ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी के साथ इंडिया डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में दूसरे नंबर पर है। ऑपरेशनल हमारे पास 1.6 गीगावाट का ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी है। इसके अलावा 3.1 गीगावाट कैपेसिटी अंडर प्लान्ड है, मतलब जिस पर काम चल रहा है, इन फ्यूचर ये शुरू हो जाएगी। और 10.5 गीगावाट प्लस कैपेसिटी पाइपलाइन लैंड स्टेज पर मौजूद है, जिस पर काम चल रहा है। तो ये अंडर प्लान्ड है, ये अभी जुड़ने वाली है और फिर आगे भी और काम किया जाएगा। ऑपरेशनल से ही हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ऑपरेशनल कितनी है? 1.6 गीगावाट ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी इंडिया में देखने को मिलती है। चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। तो लगातार इंडिया इस पर काम कर रहा है और भारत में मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु, ये ऐसे क्षेत्र है जो कि डेटा सेंटर हब के रूप में डेवलप होते जा रहे हैं।
पहले पर चाइना याद रखना। डेटा सेंटर के बारे में आपको पता चल गया, ऐसी जगह जहां पर सर्वर्स, इंटरनेट डेटा, क्लाउड स्टोरेज, एआई सिस्टम, एप्स, वेबसाइट, इनके डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। तो वहां की जो जगह होती है उसे कहा जाता है डेटा सेंटर। ठीक है, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अपने डेटा सेंटर पे, मतलब इनके भी खुद के डेटा सेंटर होते हैं और अदर जगह भी इनके डेटा को सेव किया जाता है, वही डेटा सेंटर है। ओके, तो इजी है, इसको याद रखना। आगे आते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें कि कंपनी क्या करती है, जिसने रिपोर्ट प्रकाशित की है, कुशमैन और वॉकफील्ड, तो ये एक कंसल्टेंसी कंपनी है, ग्लोबल कमर्शियल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म के रूप में काम करती है। हर चीज को एनालिसिस करती है, बिल्डिंग, वेयर हाउस, डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियल पार्क या फिर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उससे जुड़ी हुई सारी सर्विसेज देती है, इनके से रिलेटेड डेटा को एनालिसिस करती है। तो क्योंकि डेटा सेंटर से रिलेटेड डेटा को भी एनालिसिस करती है, तो इसने अभी ये रिपोर्ट जारी की है। कंपनी 1917 में स्थापित हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए के शिकागो में देखने को मिलता है। इजी है क्वेश्चन, या अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर पर्टिकुलर क्या होता है, देशों को रैंक नहीं किया जाता है, अलग अलग रीजन में बांट दिया जाता है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर, चाइना पहले नंबर पर। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल का स्पेशल पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को पता होगा। यहां पर एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली आपके लिए पैकेज को डिजाइन किया गया है। यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12,000 से ज्यादा जीएस के वन लाइनर मिल जाएंगे, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। 2024, 25, 2023 जितने भी पेपर्स हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुई है, जितने भी शिफ्ट में, सबका एनालिसिस आपको यहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की बुक आपको मिल जाएगी। तो ऑल ओवर आपके लिए पैकेज है, इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आएंगे, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल किसने जीता? ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए, चैंपियनशिप जो है ना, वो शूटिंग की चैंपियनशिप है ना। तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026, इसमें विमेंस 25 मीटर, जो विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट कैटेगरी है ना, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत की ईशा सिंह ने। ईशा सिंह भारत के हैदराबाद की रहने वाली है। ठीक है, हैदराबाद से बिलोंग करती है, हैदराबाद तेलंगाना राज्य। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य से आती है ईशा सिंह। इन्होंने, क्या हुआ है कि जर्मनी के म्यूनिक में अभी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। पिस्टल राइफल इवेंट है ये। 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर ऐसे इवेंट आयोजित किए जाते हैं शूटिंग के। इसमें विमेंस 25 पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 50 हिट्स में से इन्होंने 43 हिट किए हैं बकायदा निशाने पे। तो 2 रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किए, एक तो सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी, दोनों को एक साथ ब्रेक किया है। क्योंकि इसके पहले सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड 50 में से 42 है ना हिट का था, और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड 50 में से 41 हिट का था। इस दोनों को ब्रेक किया है और दोनों को एक साथ ब्रेक किया है ईशा सिंह ने। इन्होंने 43 हिट्स किए हैं, 50 जो उनको हिट्स के चांसेस मिले थे उसमें से 43 बार इन्होंने हिट किया। तो ईशा सिंह वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया, और ऑब्वियस सी बात है गोल्ड मेडल भी इन्होंने विमेंस 25 पिस्टल इवेंट में अपने नाम किया। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 आयोजन कहां किया जा रहा है? जर्मनी के म्यूनिक में। यह 31 मई तक आयोजित किया जाएगा, 24 से यह शुरू हुआ था। गोल्ड मेडल ईशा सिंह इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, और इसी कैटेगरी का इवेंट का सिल्वर जर्मनी के प्लेयर ने अपने नाम किया, और बुल्गारिया के जो प्लेयर थी उन्होंने इस कैटेगरी का ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ईशा सिंह किस खेल से संबंधित है यह क्वेश्चन आ सकता है। तो शूटिंग से संबंधित है और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईएसएसएफ की बात करें, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन।
पूरे वर्ल्ड में शूटिंग खेलों का आयोजन करवाना, रेगुलेट करना, यह काम इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का है। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, जर्मनी के म्यूनिक में इसका हेडक्वार्टर है। और लुसियानो रोसी जो कि इटली से हैं, वो इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर हैं। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए सेनेगल, पहले तो इसकी लोकेशन पता होना चाहिए, पश्चिम अफ्रीकी देश है सेनेगल। इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमदो अल अमीनो लो। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, अगर आप मैप पर देख पा रहे हैं ये अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिम में आपको देखने को मिलता है एक देश सेनेगल। ठीक है, इसकी पश्चिमी जो सीमा है वो अटलांटिक ओशन से अपनी बाउंड्री शेयर करती है सेनेगल की। इसके हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए अहमदो अल अमीनो लो। सेनेगल के प्रेसिडेंट बसीराउ डायोमाए फाए, यह अलग सा नाम है, ओबीसी बात है उधर के नाम है। तो बसीराउ ये सेनेगल के प्रेसिडेंट के पद पर है। इन्होंने अहमदो अल अमीनो लो को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया है। रिसेंटली मई 2026 में इनकी नियुक्ति की गई और इनके पहले सेनेगल के पीएम के पद पर ओस्मान सोंको थे, तो इनको रिप्लेस किया है किसने? अहमदो ने, अहमदो अल अमीनो लो, ये बन गए सेनेगल के नए पीएम। एक अफ्रीकी देश है, ज्यादा संभावना कम है कि यहां से क्वेश्चन आए, लेकिन लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अफ्रीका के पश्चिम में, कैपिटल है डाकार, और प्राइम मिनिस्टर और पीएम मैंने आपको बता दी है, पीएम अभी अपॉइंट हुए हैं तो इनको याद रख लेना, ये देखने को मिल सकता है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम से समझ में आ जाएगा कि संस्था क्या करती है। फिशिंग को बढ़ावा देना, मरीन जो प्रोडक्ट है सी फूड जैसा, उनको प्रमोट करना, एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा देना, ये सारे काम मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं। इसके रिसेंटली नए अध्यक्ष बने हैं पी जवाहर। तो ये हैं पी जवाहर, इस संस्था के नए अध्यक्ष। अभी तक इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में डीवी स्वामी कार्यरत थे। डीवी स्वामी, इनको रिप्लेस किया है किसने? पी जवाहर ने, और 5 साल टेन्योर के लिए चुने गए हैं। वैसे पी जवाहर की बात करें 2007 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, एजीएमयूटी बैच के। इस बैच में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज कैडर होता है, ये अलग से कैडर होता है आईएएस में। तो इसके आईएएस ऑफिसर हैं कैडर के 2007 बैच के, और 5 साल के लिए अब पी जवाहर को मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। संस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन गवर्नमेंट की संस्था है। फिशिंग, सी फूड, झींगा मछली और जो अदर मरीन प्रोडक्ट होते हैं उनके उत्पाद को बढ़ावा देना, उनकी क्वालिटी को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ये सारे काम ये संस्था करती है। 1972 में स्थापना की गई और संस्था का हेडक्वार्टर कोची केरला में देखने को मिलता है। आपको पता है भारतीय मसाला बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर भी कोची में, और इस संस्था का हेडक्वार्टर भी कोची में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्य करता है। हाल ही में श्यामलाल मीणा का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? कल मैंने आपको राजा रणधीर सिंह के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। उसी तरीके से श्यामलाल मीणा, इनका आज निधन हुआ है। लेकिन श्यामलाल मीणा की जब हम बात करते हैं तो ये भारत के बहुत ही फेमस एक आर्चर है, ठीक है, आर्चरी से संबंधित है श्यामलाल मीणा। इंडियन आर्चर श्यामलाल मीणा, इनका निधन हो गया 1988 में एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। जो हमारी पहली आर्चरी टीम थी उस टीम के सदस्य थे, और इस टीम ने, मतलब पहली आर्चरी टीम थी हमारी, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया था एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, मतलब टीम का हिस्सा थे, और टीम के तौर पर एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में पहली बार हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। हमारी इंडियन आर्चरी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, कब? 1988 में। तो इसी टीम के थे आर्चर श्यामलाल मीणा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय तीरंदाजी से संबंधित या भारतीय तीरंदाज। 1965 में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, बांसवाड़ा के रहने वाले थे, और खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1989 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।
तो अर्जुन अवार्डी 1989 में अर्जुन अवार्ड मिला था। श्यामलाल मीणा, इनका निधन हो गया है, इंडियन आर्चर। और कल हमने बात की थी शूटर की, जिनका निधन हुआ था, रणधीर सिंह, ठीक है ना, तो वो शूटर थे और ये इंडियन आर्चर हैं। पीएम वाणी स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम वाणी स्कीम ये पब्लिक वाईफाई और ब्रॉडबैंड एक्सेस से संबंधित स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में इस स्कीम को मंजूरी दी गई थी। 2020 में स्कीम को लागू किया गया था। एफोर्डेबल पब्लिक वाईफाई ब्रॉडबैंड एक्सेस को उपलब्ध करवाना, छोटे दुकानदार जो टी सेलर हैं या फिर जो लोकल अलग अलग लोग हैं, उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड करना, इजी इंटरनेट एक्सेस देना, यह उद्देश्य है पीएम वाणी स्कीम का। 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पीएम वाणी स्कीम के तहत यूजर फ्रेंडली रिफॉर्म्स को शुरू किया है, तो इसीलिए अभी ये स्कीम सुर्खियों में आई है। काफी सारे रिफॉर्म्स लागू किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत कार्य करती है, ये नोडल मिनिस्ट्री है पीएम वाणी स्कीम की। तो जो यूजर फ्रेंडली रिफॉर्म लागू किए गए हैं वो क्या है, वैसे तो पूरे हम नहीं पढ़ेंगे, पर स्कीम से क्वेश्चन आ सकता है कि स्कीम कब आई थी या किससे संबंधित है। तो पीएम वाणी स्कीम 2020 में मंजूर की गई थी। इंटरनेट और वाईफाई का इजी एक्सेस देना लोगों को, यह स्कीम का इन शॉर्ट मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए जो नया रिफॉर्म है ना 2026 का रिफॉर्म, इसके तहत क्यूआर कोड की मदद से लैपटॉप को आसानी से वाईफाई से जोड़ने की अब सुविधा दी जा रही है। क्यूआर कोड की मदद से लैपटॉप को इजीली वाईफाई से जोड़ा जा सकता है। ये एक नया रिफॉर्म इसमें देखने को मिला है। इसके अलावा 15, 30 मिनट, 1 घंटा, इतने सस्ते जो सेशे के इंटरनेट प्लान से उनको लॉन्च किया गया है। वाईफाई, पब्लिक वाईफाई पहचान के लिए, एक सुरक्षित पब्लिक वाईफाई पहचान के लिए स्टैंडर्ड पीएम वाणी हॉटस्पॉट जो नेम से उनको भी लागू किया गया है। तो काफी सारी अदर फैसिलिटी दी गई है। पब्लिक डेटा जो ऑफिसेस है उनके लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, जीरो फी, ये कुछ अदर मॉडल प्रेजेंट किए गए हैं। तो कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है, तो कुछ रिफॉर्म्स यहां पर लागू किए गए। इतना डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा, हमको पीएम वाणी स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। 2020 में आई थी, अभी रिफॉर्म लागू किए गए हैं, तो ये अभी सुर्खियों में है एक बार फिर से। और इंटरनेट प्रोवाइड करना, इजी वाईफाई एक्सेस देना, इसका मुख्य उद्देश्य, बस इतना याद कर लो, ठीक है। तो 29 मई 2026 के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भारत के किस राज्य में शुरू किया है? कहां शुरू किया है? कल बात की थी हमने, गुजरात में। इंटरनेशनल योगा डे 2026 की थीम क्या रखी गई है? योगा फॉर हेल्दी एजिंग। राजा रणधीर सिंह, इनकी हमने बात की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये इंडियन शूटर रहे हैं, राजा रणधीर सिंह। 12.6 बिलियन ईयर पुराने गैलेक्सी प्रोटो क्लस्टर की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की? रोनाल्डो लेसराम। पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद में। मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव 2026 इनिशिएटिव किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 मई को। भारत में वाईफाई 7 डिवाइस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली कंपनी कौन बनी है? कौन सी है? टीपी लिंक। भारत और कनाडा ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का। आयुष एक्सेल और भारतीय मसाला बोर्ड के बीच में समझौता हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरल में। तो ये कल के सेशन के हमारे सारे करंट अफेयर रिवाइज किए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर, 71th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया था। 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स माल्टा में आयोजित किए जाएंगे। और पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता? तो यह है मैग्नस कार्लसन। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गाड़ी का हेडलाइट किस प्रकार का दर्पण है? पहला क्वेश्चन।
जल में डूबी हुई छड़ किस दर्पण की भांति दिखाई देती है, और लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है। साइंस के क्वेश्चन है तीनों, नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।